सभी साथियों नमस्कार। मैं राहुल उधर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यूनिट नंबर 5 के आखिरी चरण में हम आ चुके हैं, जिसका नाम है प्रतियोगिता का आयोजन और संचालन। इस कंप्लीट सेक्शन के अंदर हम विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन संचालन हम पढ़ेंगे कि कौन सी प्रकार की प्रतियोगिता के क्या लाभ हैं, क्या हानि है और कौन कौन सी विधियों के अनुसार वो प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं, किन खेलों के अंदर, किन परिस्थितियों के अंदर वो प्रतियोगिताएं काम की रहती हैं। सबका स्वागत करता हूं इस कक्षा के अंदर, जिसमें आप प्रतियोगिता का आयोजन और संचालन पढ़ने जा रहे हैं। प्रतियोगिता का आयोजन और संचालन हमारे टॉपिक का नाम है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक प्रतियोगिता या फिर एक टूर्नामेंट है क्या। प्रतियोगिता या फिर टूर्नामेंट है क्या। एक टूर्नामेंट या फिर प्रतियोगिता खेलों की एक श्रृंखला होती है कि कोई मैचेस का एक क्रम होता है, मैचेस की एक सीरीज होती है कि कुछ प्रतियोगिता क्या होगी, टूर्नामेंट क्या होगा कि कुछ मैच है, उन मैचों की एक सीरीज है कि कुछ मैच उसके अंदर खेले जाएंगे। खेल यहाँ पर जो मैच से संबंध लिया जा रहा है। मैचों की एक श्रृंखला होती है जो प्रतिभागियों में से चैंपियन की पहचान करने के लिए एक निश्चित प्रारूप और नियमों के अनुसार आयोजित करवाई जाती है। और हम प्रतियोगिता करवाते क्यों हैं? हम प्रतियोगिता इसलिए करवाते हैं ताकि हमें विभिन्न लोगों में श्रेष्ठता का पता लग जाए, कि हमें यह पता लग जाए कि हमारे पास 20 टीम है, 10 टीम है, 40 टीम है, इनमें सबसे बेहतर, सबसे श्रेष्ठ टीम कौन सी है, या फिर श्रेष्ठता का क्रम हमें निर्धारित हो जाए। चैंपियन की पहचान करने के लिए एक निश्चित प्रारूप, एक निश्चित फॉर्मेट के अनुसार इन प्रतियोगिताओं को खेला जाता है और नियमों के अनुसार आयोजित की जाती है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ एक खास फॉर्मेट के अंदर बंधकर हम प्रतियोगिताएं करवाते हैं। इसमें एक दिन से लेकर कई हफ्तों या महीनों तक की अवधि में प्रतिस्पर्धा करने वाले व्यक्ति या फिर टीम शामिल हो सकते हैं। या तो इसमें व्यक्तिगत रूप से आप भाग ले सकते हैं, इंडिविजुअली भाग ले सकते हैं, कपल्स में भाग ले सकते हैं, यानी कि पुरुष पुरुष हो सकते हैं, महिला पुरुष हो सकते हैं, युगल के अंदर भाग ले सकते हैं, या एक टीम के रूप में आप इसमें भाग ले सकते हैं। टीम के रूप में भी भाग आप ले सकते हैं। प्रतियोगिता एक सीखी गई सामाजिक प्रक्रिया है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, प्रतियोगिता को समाजशास्त्री क्या मानते हैं? सीखी गई एक सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। सामाजिक प्रक्रिया इसलिए मानते हैं क्योंकि प्रतियोगिता जो है वो नेचुरल कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक सीखी गई, हमने इसको इंसान ने खुद इसको क्या किया है, डेवलप किया है। खेल जो है वो एक प्राकृतिक चीज है, प्ले जो है वो एक प्राकृतिक चीज है, लेकिन टूर्नामेंट जो है वो एक सीखी गई प्रक्रिया है कि उसको हमने इजाद किया है। और सामाजिक प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी टूर्नामेंट का आयोजन करवाने के लिए विभिन्न लोगों की हमें जरूरत पड़ती है। आप खेल रहे हैं, कोई ऑफिशियल है, कोई आयोजन करवा रहा है, कुछ दर्शक बनकर आए हैं, कुछ कोच बनकर वहां पर जा रहे हैं, तो कुछ लोग अपने विभिन्न विभिन्न दायित्व को लेकर वहां पर इकट्ठे होते हैं और एक समाज या फिर सामाजिक गतिविधि के रूप में ये आयोजन करवाई जाती है। तो एक सीखी गई सामाजिक प्रक्रिया, एक नेचुरल प्रक्रिया नहीं है, हमने इसको सीखा है। और सामाजिक प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें खूब सारे समूह जो है वो मिलते हैं और एक संगठन की भांति वहां पर काम करते हैं, जो किसी विशेष खेल में विभिन्न टीम या फिर समूह के मध्य कौन सर्वश्रेष्ठ इसका निर्धारण करने के लिए आयोजित करवाई जाती है। प्रतियोगिता श्रेष्ठता का क्रम निर्धारण करने की विधि है, या फिर इसको इस तरह भी डिस्क्राइब किया जा सकता है कि प्रतियोगिता जो है वो श्रेष्ठता का क्रम निर्धारित करने की विधि है कि कौन, जैसे 40 लोग हमारे पास खेलने के लिए आए हैं, तो उन 40 लोगों में कौन पहले नंबर, पहले दर्जे का व्यक्ति है, कौन दूसरे, तीसरे, चौथे, इस तरह से हमें पता लग जाए। तो वो निर्धारित करने का क्रम क्या है, निर्धारित करने की विधि क्या है, मेथड क्या है, टूर्नामेंट है। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस की अवधारणा को समाप्त करने का प्रत्यक्ष रूप से विजेता का पता लगाने का तरीका है। टूर्नामेंट के अंदर प्रयास क्या रहता है? देखिए, प्रयास ये रहता है कि आपके पास जितने भी लोग, कोई भी एक कौशल, कोई भी एक खेल, किसी भी संबंध में वो आपके पास आ रहे हैं, तो आप केवल उस कौशल या फिर केवल उस खेल में किए गए प्रदर्शन के अनुसार आप उनकी श्रेष्ठता का निर्धारण करते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी व्यवस्था ना हो, तो जाहिर सी बात है कि जिसके पास पैसा ज्यादा होगा वो पहले नंबर पे आ जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा उसको लास्ट नंबर पे ले जाएंगे, जिसके पास सिफारिश बहुत अच्छी होगी वो पहले नंबर पे आ जाएगा, सिफारिश नहीं होगी तो वो अंतिम नंबर पे आ जाएगा। जो आर्थिक रूप से या फिर जो सामाजिक रूप से बहुत मजबूत है वो पहले नंबर पे आएंगे, बाकी पीछे रहेंगे। तो वो चीज ना हो, इसलिए प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाता है, जिससे हमें श्रेष्ठता का जो क्रम है वो निर्धारित हो जाए और स्पष्ट रूप से निर्धारित हो जाए। एक
लोकतांत्रिक तरीके से हमें पता लग जाए कुछ नियम बने होंगे जो सबके ऊपर समान रूप से लागू होंगे, और जब हम उन नियमों के अंदर आएंगे, उस प्रारूप के अंदर, उस फॉर्मेट के अंदर आएंगे और हमारे कौशल को दिखाएंगे, तो सबको स्पष्ट स्पष्ट पता लग जाएगा कि कौन व्यक्ति जो है वो ज्यादा स्किलफुल है या फिर ज्यादा मजबूत है या फिर कौन श्रेष्ठ है इस एक समूह के अंदर। तो वो सारे के काम करने के लिए हम प्रतियोगिता का आयोजन करवाते हैं। एक ऐसा भी आपने ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है जिसमें ये लिखा गया है कि इस विधि को क्या कहते हैं कि जहां पर कुछ टीम या फिर कुछ लोग भाग लेते हैं और धीरे धीरे कुछ लोग या फिर कुछ टीमें जो है वो बाहर होती रहती हैं जब तक कोई एक अंतिम विजेता ना बच जाए। तो इस विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को भी क्या कहते हैं? टूर्नामेंट कहते हैं, कि जहां पर कुछ लोग या फिर कुछ टीम जो है वो भाग लेने के लिए आते हैं और धीमे धीमे करके कुछ टीमें बाहर होने लगती है या फिर कुछ टीमें रैंकिंग में नीचे जाती है, कुछ टीमें रैंकिंग में ऊपर जाती है, और अंततः हमारे पास जब हम टूर्नामेंट को खत्म कर रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति आती है कि जहां पर एक टीम जो है वो सर्वश्रेष्ठ पायदान पर रहती है या फिर सर्वश्रेष्ठ एकमात्र टीम उस टूर्नामेंट में बचती है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? टूर्नामेंट कहते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज कैसी भी लिखी हुई है, आपको एक बात ध्यान रखना है कि टूर्नामेंट का आयोजन जो है वो श्रेष्ठता का निर्धारण करने के लिए करवाया जाता है। प्राथमिक लक्ष्य तो वही है कि कोई टीम एक विजेता हमें मिल जाए। उसके बाद अन्य लक्ष्य भी हो सकते हैं कि हमें स्किलफुल खिलाड़ी ढूंढने हैं, टैलेंट आइडेंटिफाई करना है, हमें आगे जो टूर्नामेंट आ रहे हैं उनके लिए बच्चों का सिलेक्शन करना है, खेल भावना को विकास करना है। तमाम अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही होता है कि हमें सर्वश्रेष्ठ टीम का निर्धारण करना है और फेयर तरीके से, एक पारदर्शी तरीके से हमें एक नियमों में बंधकर हमें एक प्रतियोगिता को करवाना है, जिससे हमें साफ साफ स्पष्ट स्पष्ट पता लग सके कि कौन खिलाड़ी या फिर कौन टीम जो है वो बेहतर है। तो श्रेष्ठता का क्रम निर्धारण करने के लिए प्रतियोगिताएं करवाई जाती है। आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छी प्रतियोगिता वह है जिसमें खेलों को बढ़ावा मिले, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ना, खेल कौशल विकास में सहायक है, अनेक खिलाड़ियों में से प्रतिभावान खिलाड़ी को खोजना और चयन में सहायक। कुछ यहां पर बातें लिखी हुई है कि अच्छी प्रतियोगिता किसको कहेंगे? अच्छी प्रतियोगिता हम उसको कहेंगे कि जहां पर खेल भावना का विकास हो, फेयर तरीके से टूर्नामेंट हो, आयोजन बहुत अच्छे से किया हो, खिलाड़ी जो है वो अपने कौशल को, अपने प्रदर्शन को निखार सकें, अच्छा कर सकें, ऑफिशिएटिंग वहां पर बहुत अच्छी हो, खेल भावना का प्रदर्शन हुआ हो, और जहां पर जो आपका उद्देश्य है कि हमें अच्छे खिलाड़ियों को छांटना है, तो आपको अच्छे खिलाड़ी मिल गए हैं। तो वो सारे के सारे जब आपके ऑब्जेक्टिव्स या फिर ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, तो उसको एक अच्छी प्रतियोगिता आप कह सकते हैं। तो खेल को बढ़ावा देना, खेल को बढ़ावा देना, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना, खेल कौशल विकास में सहायक, अनेक खिलाड़ियों में से प्रतिभावान खिलाड़ी का चयन में सहायक, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें और महत्वपूर्ण है उनको थोड़ा सा हम डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, जो टूर्नामेंट है उसमें फेयरनेस होनी चाहिए, टूर्नामेंट फेयर होना चाहिए, सब खिलाड़ियों को समान मौके मिलने चाहिए रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से। समान योग्यता वाली टीमें या फिर खिलाड़ी समान परिस्थितियों में प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे रोमांचक और सार्थक मैच सुनिश्चित होता है। कुशल आयोजन, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लोग, जो टूर्नामेंट को करवा रहे हैं, वो कुशल होने चाहिए। ग्राउंड की मैनेजमेंट, ग्राउंड कैसा है, खिलाड़ियों की व्यवस्था कैसी है, वो तमाम चीजें, भोजन की व्यवस्था कैसी है, आवास की व्यवस्था कैसी है, दर्शकों के अनुशासन को आप मैनेज रख पा रहे हैं, इन तमाम चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। कुशल आयोजन, मैचों की एक स्पष्ट कार्यक्रम होता है, आयोजन स्थल अच्छी तरह से तैयार होता है और उपकरण, परिवहन और आवास जैसी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से प्रबंधन किया जाता है। अगर ऑर्गेनाइज अच्छे से कर लिया है तो टूर्नामेंट को सफल होने में आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा योगदान मिल जाता है, क्योंकि अगर खिलाड़ी बढ़िया से रह पा रहा है, बढ़िया से खाना खा पा रहा है, तो प्रदर्शन अच्छा करेगा और जहां भी ऑर्गेनाइज किया गया है उसके बारे में अच्छा ही वो बात करने वाला है। योग्य अधिकारी और नियम, जो भी आप अधिकारी लगा रहे हैं, जो भी रेफरी लगा रहे हैं, जो भी लोग मैचेस को करवाने के लिए लगा रहे हैं, प्रतियोगिता का आयोजन करवाने के लिए कि जो अधिकारीगण लगाए जा रहे हैं, वो निष्पक्ष व्यवहार करें, वो फेयर रहें और वो योग्य भी होने चाहिए, कि उनके पास काबिलियत होनी चाहिए कि वो मैचेस को ऑर्गेनाइज करवा सकें। उनके पास जो भी शैक्षणिक योग्यता चाहिए वो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। उनके पास गेम को कंट्रोल करना या फिर गेम को मैनेज करने का स्किल उनके पास होना चाहिए। सक्षम रेफरी और पारदर्शी नियम निर्णयों में निष्पक्षता और विश्वास बनाए रखते हैं।
सुरक्षा और सुविधा, पर्याप्त चिकित्सा सहायता, आपातकालीन योजनाएं और सुरक्षित मैदान प्रतिभागियों और दर्शकों की सुरक्षा करते हैं। खेल भावना, खिलाड़ी, प्रशंसकों और दर्शकों के बीच सम्मान, अनुशासन और नैतिक व्यवहार को प्रोत्साहन किया जाता है। जो भी खिलाड़ी हैं उनको ये दिशा निर्देश मिलने चाहिए कि आप सामने जो खिलाड़ी हैं उनका आप आदर करेंगे, ऑफिशियल्स का आदर करेंगे, दर्शकों का आदर करेंगे, और ये ठीक ठीक दिशा निर्देश दर्शकों के लिए भी हो कि आप खिलाड़ियों का, कोचेज का और जो रेफरी हैं उनका आप आदर सम्मान करेंगे, सभी एक दूसरे का आदर सम्मान करेंगे तो प्रतियोगिता जो है वो ज्यादा बेहतर बनती है और भाईचारे की भावना वहां पर और खेल की जो भावना है वो बढ़ती है। अच्छा प्रबंधन और संचार, आयोजकों, स्वयंसेवकों, वॉलंटियर्स और प्रतिभागियों के बीच समन्वय, सुचारू संचालन सुनिश्चित करता है और भ्रम को कम करता है। जो भी टूर्नामेंट को आयोजन करवाने में लोग लगे हुए हैं, चाहे वो अधिकारी लगे हुए हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजर्स लगे हुए हैं, चाहे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, कोई भी लोग जो प्रतियोगिता में काम कर रहे हैं, उनके बीच में संचार, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, उनका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर उनका मैनेजमेंट अच्छा होगा तो टूर्नामेंट जो है वो सुचारू रूप से आयोजन करवाया जाएगा। अगला है दर्शकों की सहभागिता, प्रचार और सामुदायिक भागीदारी उपस्थिति और आनंद को बढ़ाने में मदद करती है और दर्शक जो है वो भी एक्टिव वहां पर पार्टिसिपेट करें, एक्टिवली वहां पर क्या करें, पार्टिसिपेट करें। तो ये सारा था कि अच्छी प्रतियोगिता कौन सी होती है, अच्छी प्रतियोगिता किसको कहा जाता है। प्रतियोगिता में दो खिलाड़ी, दो व्यक्तिगत खिलाड़ी या फिर समूह के मध्य मुकाबला होता है जिसे मैच, टाई या फिर फिक्सचर या फिर हीट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर कुछ नए नाम आ रहे हैं, इन नाम को अपने ध्यान रखना है। क्या कहा जा रहा है कि जब दो खिलाड़ियों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है उसको मैच कहा जा सकता है, उसको टाई कहा जा सकता है, उसको फिक्सचर कहा जा सकता है, उसको हीट कहा जा सकता है, के नाम से जाना जाता है। लीग प्रतियोगिता में होने वाले मुकाबलों को रबर्स अथवा लेग्स भी कहा जाता है, रबर्स या फिर लेग्स भी कहा जाता है। जब दो खिलाड़ी या दो टीम आपस में भिड़ते हैं तो उस भिड़ंत को कई नाम से जाना जा सकता है, उस मुकाबले को कई नाम से जाना जा सकता है। हम उसको मैच कह सकते हैं, हम उसको टाई कह सकते हैं, हम उसको फिक्सचर कह सकते हैं, हम हीट्स कह सकते हैं। हीट्स शब्द जो है वो एथलेटिक्स में ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। लीग प्रतियोगिता में जो दो मुकाबले खेलती है टीम आपस आमने सामने, उनको लेग्स कहा जा सकता है, लेग्स दो होते हैं, दो लेग्स कहा जा सकता है। इसी तरह से उनको रबर्स भी कहा जा सकता है। तो ये कई नाम हैं जो मैच के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, जो दो खिलाड़ियों के बीच में होने वाले खेल मुकाबले के लिए उपयोग में लिए जा सकते हैं। शारीरिक शिक्षा और खेल संगठन में चार प्रमुख प्रकार के टूर्नामेंट का उपयोग किया जाता है। नॉकआउट प्रतियोगिता पहला प्रकार। अब ऐसा नहीं है कि नॉकआउट पहले नंबर पे ही रहेगा, नंबर इनका व्यवस्थित नहीं है, कोई किसी नंबर पे हो सकता है, लेकिन हमारे पास चार प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। नॉकआउट प्रतियोगिता, लीग प्रतियोगिता जिसको राउंड रोबिन भी कहा जाता है या बर्गर प्रतियोगिता भी कहा जाता है, कॉम्बिनेशन या चैलेंज टूर्नामेंट, चार प्रकार के हमारे पास टूर्नामेंट होते हैं। इसके साथ ही एक बात आपने ये भी ध्यान रख लेनी है, ये बात भी आपने ध्यान रख लेनी है कि टूर्नामेंट जो है, प्रतियोगिता जो है वो, ये हालांकि आप पढ़कर आए हैं, प्रतियोगिता जनसंपर्क का, प्रतियोगिता शारीरिक शिक्षा में, फिजिकल एजुकेशन में जनसंपर्क का सबसे अच्छा विकल्प है। सबसे अच्छा विकल्प है कि फिजिकल एजुकेशन के अंदर आप जनसंपर्क करना चाहते हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, शारीरिक शिक्षा के भ्रम को दूर करना चाहते हैं, किसी खेल को प्रमोट करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा विकल्प है कि आप प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाइए। प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाने से भीड़ आती है, लोग आते हैं और आप जो भी संदेश देना चाहते हैं वो संदेश दिया जा सकता है। तो यहाँ पर चार हमारे पास प्रतियोगिताएं हैं। चार प्रतियोगिताओं को मैं एक साथ यहाँ पर पुनः लिख देता हूँ अगले पेज पर। आपने ध्यान रखना है भाई इस चीज का, इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, कई बार स्पष्ट स्पष्ट पूछा गया कितने प्रकार की प्रतियोगिताएं। प्रतियोगिता के प्रकार, खेल प्रतियोगिता जो है वो कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की मुख्य रूप से होती है। एक तो शब्द आपने ध्यान रखना है कि चार प्रकार कितने हैं हमारे पास, चार हमारे पास प्रकार हैं, और ये चार प्रकार हैं कौन कौन से, इनको भी आपने ध्यान रखना है। पहला प्रकार, अब यहाँ पर ये क्रम में पहला नहीं है, मैं पहला वैसे ही बोल रहा हूँ, एक नंबर प्रकार जो है वो नॉकआउट। नॉकआउट प्रतियोगिता,
नॉकआउट, नॉकआउट प्रतियोगिता वो प्रतियोगिता जहां पर एक मैच हारने के बाद, एक फिक्सचर में हारने के बाद टीम जो है वो कहीं भी, चाहे आप पहला मैच हारे, चाहे अंतिम मैच हारे, चाहे कहीं बीच में किसी राउंड में आप हारे, जब हारे तब आप प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं। हर एक राउंड में कुछ टीम बाहर हो जाती है और इसी तरह से आगे जब चलते हैं तो हर राउंड में कुछ कुछ टीम बाहर होती चलती रहती हैं और अंततः ऐसा होता है कि प्रतियोगिता में हमारे पास एक टीम बचती है और वो विजेता घोषित कर दी जाती है। तो नॉकआउट प्रतियोगिता, जिसको एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहा जाता है, ओलंपिक सिस्टम टूर्नामेंट भी कहा जा सकता है, पेनिट्रेशन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे हारे तभी आप अपने बोरिया बिस्तर बांधकर घर की ओर रवाना हो लेते हैं और धीमे धीमे, अगर हमारे पास 60 टीम आई है तो पहले राउंड के अंदर कुछ टीमें बाहर हो जाएंगी, उसके बाद हर राउंड के अंदर आधी टीमें बाहर होती रहेंगी और ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे पास एक टीम ना बच जाए। फाइनल के अंदर 2 प्रतिभागी होंगे, 2 में से एक हारेगा और एक जीतेगा। जो जीत रहा है वो विजेता बनेगा और बाकी सारे के सारे जो लोग हैं वो टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाएंगे। केवल एक टीम जो है वो प्रतियोगिता के अंदर बचती है, उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। अगली हमारे पास जो प्रतियोगिता है नॉकआउट के बाद, अगली प्रतियोगिता लीग प्रतियोगिता। लीग प्रतियोगिता है, फिर लीग टूर्नामेंट। लीग प्रतियोगिता को राउंड रोबिन टूर्नामेंट भी कहा जाता है, बर्गर सिस्टम भी कहा जाता है। लीग प्रतियोगिता के अंदर क्या एक खास बात है कि क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर हर प्रतिभागी एक दूसरे के साथ नहीं खेलता और एक मैच हारने के बाद वहां पर बाहर हो जाता है। लीग की खासियत यह है कि लीग टूर्नामेंट के अंदर हर एक प्रतिभागी दूसरे प्रतिभागी के साथ खेलता है। अगर 20 टीमें आई है, जैसे मान लीजिए कि एक टीम का नाम आर है और बाकी सब की सब जो टीम है ए से लेकर जेड तक, तो आर नाम की जो टीम है ना, वो हर ए बी सी डी ई एफ जी हर टीम के साथ खेलने वाली है। अपने साथ मैच नहीं होगा, बाकी सबके साथ वो मैच होगा। सिंगल लीग के अंदर एक मैच होगा सभी के साथ, डबल लीग के अंदर एक टीम सभी टीमों के साथ 2-2 मैच खेलेगी। तो वो अन्य प्रतियोगिता कौन सी है? लीग प्रतियोगिता, वो एक अन्य प्रतियोगिता हो जाती है। इसके बाद कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता, अगली प्रतियोगिता का नाम क्या है? कॉम्बिनेशन। अगली प्रतियोगिता का नाम अगली प्रतियोगिता का नाम क्या है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन नाम से आपको पता लग रहा है, कॉम्बिनेशन का मतलब है कि इन दोनों को कंबाइन करके हम एक तीसरी प्रतियोगिता का निर्माण करते हैं, जिसको संयुक्त प्रकार की प्रतियोगिता भी कह दिया जाता है, कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता। कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता भी 4 प्रकार की होती है। कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता में भी 4 प्रकार आगे पाए जाते हैं जो नॉकआउट और लीग के बनेंगे। जैसे नॉकआउट प्लस नॉकआउट, नॉकआउट प्लस लीग, लीग प्लस लीग और लीग प्लस नॉकआउट। तो 4 प्रकार ये कॉम्बिनेशन प्रकार की प्रतियोगिता में पाए जाएंगे। और अंतिम प्रकार की जो प्रतियोगिता है उसको हम क्या कहते हैं? 4 नंबर की जो प्रतियोगिता है उसको हम क्या कहते हैं? चैलेंज प्रतियोगिता। चैलेंज प्रतियोगिता जो ज्यादा एकल और युगल खेल जो है, जैसे बैडमिंटन हो जाएगा, टेनिस हो जाएगा, बॉक्सिंग हो जाएगा, रेसलिंग हो जाएगा, उन खेलों के अंदर ये ज्यादा उपयोग में ली जाती हैं। और यहां पर एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को क्या करेगा? चैलेंज करेगा। निम्न वरीयता प्राप्त खिलाड़ी जो है वो लो रैंकिंग वाला खिलाड़ी हाई रैंकिंग वाले खिलाड़ी को क्या करेगा? चैलेंज करेगा। और उस चैलेंज के हिसाब से ये प्रतियोगिता जो है वो चलती है। यूएफसी वगैरह में आप देखते हैं कि जो चैलेंज करते हैं कि मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं फाइट करने के लिए, वो सारे के सारे चैलेंज प्रकार की प्रतियोगिता के भाग होते हैं। तो प्रतियोगिता के प्रकार हमारे पास कितने हैं? 4 प्रकार के हमारे पास मुख्य रूप से प्रतियोगिता होती है, नॉकआउट, लीग, कॉम्बिनेशन और चैलेंज प्रकार की प्रतियोगिता। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? प्रतियोगिता या फिर टूर्नामेंट एक सीखी गई सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें कुछ टीमें, कुछ प्रतिभागी, कुछ व्यक्तिगत खिलाड़ी भाग लेने के लिए आते हैं और एक निश्चित प्रारूप और नियमों में बंधे एक प्रक्रिया के माध्यम से उनमें श्रेष्ठता का क्रम निर्धारित होता है। और टूर्नामेंट क्यों करवाए जाते हैं? श्रेष्ठता क्रम निर्धारित करने के लिए। इसके अलावा कुछ उद्देश्य और हो सकते हैं, जिनमें खेलों को बढ़ावा देना है, जिनमें खिलाड़ियों का चयन करना है, जिनमें खेल का विकास करना शामिल हो सकता है। तो कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। निश्चित रूप से ये खेल भावना को बढ़ावा देना,
भाईचारे को बढ़ावा देना, खेल का और शारीरिक शिक्षा का विकास होना, लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना, ये तमाम चीजें वहां पर हम शामिल कर सकते हैं। और 4 प्रकार की प्रतियोगिता आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब पहली प्रकार की प्रतियोगिता की हम बात करते हैं यहाँ पर। अब हम पहले प्रकार की जो प्रतियोगिता है उसके ऊपर आते हैं और वहां पर हम बात करना शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रतियोगिता हमारे पास कौन सी है? नॉकआउट प्रतियोगिता। नॉकआउट प्रतियोगिता, जिसको एलिमिनेशन प्रतियोगिता भी कहा जाता है, सडन डेथ प्रतियोगिता, ओलंपिक सिस्टम या फिर पेनिट्रेशन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। और ये तमाम नाम जो है वो क्यों पड़े हैं यहाँ पर? तमाम नाम इस वजह से पड़े हैं कि यहाँ पर एक मैच हारे और हारते या प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं, मुख्य खिताब की दौड़ से आप बाहर हो जाते हैं, फिर आप विजेता नहीं बनेंगे, फिर आप विजेता नहीं बनते हैं। तो नॉकआउट, एलिमिनेशन का मतलब बाहर हो जाना, बाहर का रास्ता, एलिमिनेट हो जाना, निष्कासित हो जाना। एक मैच हारे और आपको प्रतियोगिता से निष्कासित या फिर एलिमिनेट कर दिया जाता है। सडन डेथ, सडन डेथ का मतलब है कि अचानक मृत्यु। अचानक मृत्यु का मतलब है कि आप मैच खेल रहे हैं और एक मैच बाई चांस आपने 4 जीते, मैच 5 मैच जीते, और एक मैच अगर आप हार गए तो उसी समय उसी क्षण आपको क्या कर दिया जाएगा? प्रतियोगिता से बाहर कर। ओलंपिक सिस्टम, ओलंपिक जो प्रारूप है वो इसी के ऊपर चलता है, इसलिए इसको ओलंपिक सिस्टम, और एक अन्य नाम पेनिट्रेशन टूर्नामेंट इसका। तो ये उपनाम सारे के सारे ध्यान रखने हैं। हो सकता है कि नॉकआउट की बजाय आपको एलिमिनेशन टूर्नामेंट लिखा हुआ मिल जाए, तो ध्यान रखना है कि सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट, डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट आपको लिखा हुआ मिल जाए। तो ये नाम आपने जरूर ध्यान रखने है कि कौन से नाम के बारे में यहां पर बात की जा रही है। एक प्रकार की प्रतियोगिता जहां एक मुकाबला हारने पर टीम या खिलाड़ी प्रतियोगिता के प्रमुख खिताब जीतने की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। यहां पर इस शब्द को थोड़ा सा जरूर ध्यान रख लेना, प्रमुख खिताब, क्योंकि इसके अंदर कंसोलेशन प्रतियोगिता वगैरह भी होती है कि जहां पर आप सब्सिडरी ऑनर्स देते हैं, या कुछ छोटे मोटे आप कंसोलेशन टूर्नामेंट उनके लिए कुछ अन्य प्रतियोगिता बना देते हैं, लेकिन जो प्रमुख खिताब है वो नहीं जीतते हैं। सेकंड पोजीशन आ जाती है, थर्ड पोजीशन आ जाती है, लेकिन आपको प्रमुख खिताब नहीं मिलता है। एक बार हारने के बाद आप थर्ड पोजीशन के लिए भी तो मैच खेलते हैं, बाहर तो नहीं हुए, आप 4th 5 6 उनके लिए मैच खेलते हैं, तो मैच आप खेलना जारी रखते हैं, लेकिन वो एक नंबर जो पद है या फिर विजेता का जो खिताब है उसके लिए आप नहीं खेलते हैं। फिर एक बार हारे उसके बाद विजेता वाली लाइन से आप बाहर होकर आप थर्ड पोजीशन के लिए खेल सकते हैं, 5th के लिए खेल सकते हैं, वो अन्य कारणों से आप खेल सकते हैं, लेकिन विजेता के लिए, प्रमुख खिताब के लिए आप फिर नहीं खेलते हैं। जीतने की दौड़ से बाहर हो जाते हैं, जिसकी वजह से अच्छी टीमों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस प्रतियोगिता प्रकार में एक खराब दिन प्रदर्शन अच्छी टीम को प्रतियोगिता से बाहर कर सकता है। चलिए भाई, यहां पर खास बातें क्या है भाई, इस प्रतियोगिता की खास बातें क्या है उनको मैं एक बार, आप सबने खेला होगा, सबसे मशहूर फॉर्मेट है नॉकआउट। नॉकआउट प्रतियोगिता, क्या इसमें प्रमुख बातें हैं? एक मैच हारने पर, एक मैच हारने पर प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं, एक मैच हारने पर प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं, टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि एक मैच हारने पर आप प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक खराब दिन या फिर अच्छी टीमों के लिए शुभ संकेत नहीं है कि आप लगातार जीतते हुए चल रहे हैं, बाई चांस कभी आपके कुछ प्लेयर नहीं चले, कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया, तो बड़ी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। तो मजबूत जो टीमें हैं उनके लिए अच्छी प्रतियोगिता नहीं मानी जाती। मजबूत टीमें इस प्रतियोगिता में उलटफेर का शिकार होती हैं। और तीसरी बात यहां पर, डार्क हॉर्स या फिर जो कमजोर टीमें हैं उनके लिए बड़ी अच्छी प्रतियोगिता है। डार्क हॉर्स टीमों के लिए बेहतर अवसर। आप एक बात याद कीजिए भाई, 2003 का वर्ल्ड कप क्रिकेट का, 2007 क्रिकेट का वर्ल्ड कप, 2011 क्रिकेट का वर्ल्ड कप, 2003 और 2007 ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट डोमिनेट कर रहा है। 2007 की जो वर्ल्ड कप भारत खेलने गया, भारत बांग्लादेश से हार जाता है,
और फिर प्रतियोगिता से बाहर भी हो जाता है। उस टीम के अंदर सचिन, द्रविड़, गांगुली सब थे। और वो टूर्नामेंट होने के जस्ट 2-3 महीने बाद साउथ अफ्रीका के अंदर भारत की एकदम युवा टीम खेलने के लिए जाती है 2007 का विश्व कप, जो आईसीसी 2020 विश्व कप हुआ है। उस विश्व कप के अंदर खूब उलटफेर हुए हैं। मैं अगर ठीक याद कर पा रहा हूं तो ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे से उस टूर्नामेंट में हारा है। उसके बाद भारत की जो टीम, जो ऑन पेपर बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन क्योंकि बीच बीच में खिलाड़ियों ने कुछ अच्छे प्रदर्शन कर दिए। इंग्लैंड के खिलाफ युवराज ने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर आप बात करें तो श्री संत ने और इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, की मोमेंट्स पे उन्होंने विकेट ले लिए। तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उन्होंने सेमीफाइनल में हरा दिया और भारत उस प्रतियोगिता को जीत पाया। तो अगर भारत को देखें तो भारत उस प्रतियोगिता में डार्क हॉर्स था, कि जिसमें सचिन, द्रविड़, गांगुली, कुंबले जैसे बड़े खिलाड़ी जो थे उस समय क्रिकेट के, वो कोई भी उसमें भाग नहीं ले रहा है। पूरी की पूरी युवा टीम है, युवा कप्तान है, नया कप्तान है, और केवल एक एक्सपेरिमेंट के लिए भेजे और हम वो टूर्नामेंट को जीत कर आ जाते हैं। तो टूर्नामेंट को जीतना डार्क हॉर्स प्रतियोगिता जैसे था। अब ये क्यों हो पाता है? जब सिंगल एलिमिनेशन प्रतियोगिता है, जहां पर कोई हल्की टीम या फिर जहां पर कमजोर टीम भी जीत जाती है। एक चीज यहां पर और आपने ध्यान रखनी है, क्यों जीत जाती है कमजोर टीमें? क्योंकि आपको एक ही दिन तो अच्छा प्रदर्शन करना है ना। लीग के अंदर आपको, अगर मान लीजिए कि एक लीग प्रतियोगिता चल रही है, तो वहां पर आपको वर्ष भर आपको अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, और फिर आप जाकर कहीं पर खिताब जीतते हैं। आपको 20 मैच, 30 मैच, 40 मैच खेलने पड़ेंगे, और वो मैच खेलने के बाद विजेता का निर्धारण होता है। यहां पर केवल आप 6-7 मैच अच्छे खेल जाएं, आपका टूर्नामेंट जो है वो निकल जाता है। रिस्क बहुत ज्यादा है। लेकिन डार्क हॉर्स, अगर मान लीजिए कोई एक छोटी टीम है, सारे के सारे खिलाड़ी मोटिवेटेड है और बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो उस अच्छी फॉर्म को 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के लिए कायम रखा जा सकता है। लेकिन पूरी की पूरी टीम की अच्छी फॉर्म को 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने तक जारी रखना बड़ा मुश्किल काम है। तो यहां पर आपने ध्यान रखना है कि डार्क हॉर्स के लिए एक बेहतर अवसर वाली प्रतियोगिता है। एक आप यहां भी देख सकते हैं कि यहां पर अ, जो एक अच्छा सेट जो है, या फिर स्क्वाड का जो डेप्थ है, वो यहां पर चेक नहीं होता है। मैं एक बार लिख देता हूं। स्क्वाड की गहराई जो, उसकी परीक्षा नहीं होती, यानी कि स्क्वाड का जो डेप्थ है उसकी परीक्षा नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास, आप एक किसी टूर्नामेंट में जा रहे हैं जहां पर आपको केवल 6 मैच खेलने हैं। आप क्रिकेट में इस चीज को देखना, उन 6 मैचेस के अंदर आप खिलाड़ी अगर बेशक 16-18 खिलाड़ी लेकर जा रहे हैं, लेकिन उन 6 मैचेस के अंदर कितने खिलाड़ी हम यूज करते हैं? आप देखेंगे कि हमारा 11 का एक सेट है, उसमें कभी कभी आराम देने के लिए हम 1 या 2 खिलाड़ी का फेरबदल कर लेते हैं। अन्यथा हम नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर ज्यादा बदलाव नहीं करते हैं। सेम खिलाड़ी बार बार खेल रहे हैं, जो एक्स्ट्रा के हमारे पास खिलाड़ी हैं उनका यूटिलाइज नहीं होता है। लेकिन यही चीज अगर नॉकआउट के अंदर देखें, तो नॉकआउट के अंदर अगर आपके पास 24 खिलाड़ी हैं, तो वर्ष भर के अंदर आप उन सभी 24 खिलाड़ियों को यूटिलाइज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लंबे प्रारूप के अंदर इंजरीज खूब होती हैं, खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म चले जाते हैं, तो उसकी वजह से आपको खिलाड़ियों को रोटेशन करना पड़ता है। तो ये कोच के लिए भी थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, लीग टूर्नामेंट का आयोजन करना, लीग टूर्नामेंट के अंदर भागीदारी करना। यहां पर कोच के लिए थोड़ा सा, कोच को मोटिवेट रखना है ग्रुप को 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, ताकि वो अपने फॉर्म को कायम रख सकें और सारे के सारे खिलाड़ी मोटिवेटेड रह सकें, अच्छा प्रदर्शन कर सकें, अपनी पीक परफॉर्मेंस दे सकें। तो वो काम यहां पर करना है। इसलिए यहां पर स्क्वाड की जो गहराई है, आपका जो ग्रुप है पूरा का पूरा, जहां पर आप 18 लोग, 20 लोग, 24 लोग गए हैं, उन सबको यहां पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहां पर कुछ ही खिलाड़ियों को इस्तेमाल किया जाता है, उन्हीं को बार बार रिपीट यहां पर किया जाता है। तो ये कुछ, और इसके अलावा अगर हम फायदे और नुकसान की बात करें, हालांकि आगे लिखे हुए मिल जाएंगे, इसके अंदर खर्चा जो है वो बहुत कम होता है। खर्चा यहाँ पर क्या होगा? बहुत कम खर्च होता है यहाँ पर। अन्य बात में हम यहाँ पर देखें, आयोजन आयोजन जो करवा रहा है उसके लिहाज से अगर देखें, तो यहाँ पर कम खर्च में होने वाली प्रतियोगिता है। कम खर्च यहाँ पर होगा, और इसके अलावा कम व्यवस्था लगेगी। अधिकारी भी यहाँ पर आपको कम लगेंगे।
ऑफिशियल्स यहाँ पर क्या लगेंगे, कम लगेंगे, और कम यहाँ पर उपकरण, जो आपके स्पोर्ट्स के उपकरण है, उपकरण आपके यहाँ पर कम लगेंगे, और समय जो है यहाँ पर, समय भी यहाँ पर क्या लगेगा, कम लगेगा। तमाम चीजें यहाँ पर मैनेज रहती है कि आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर व्यय नहीं करना पड़ता, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर खर्च जो है वो नहीं करना पड़ता। इसके अलावा और यहाँ पर आप क्या, दर्शकों के लिहाज से अगर देखें तो यहाँ पर रोमांच जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि किसी भी मैच के अंदर टीम हार सकती है। अधिक रोमांच, अधिक रोमांच यहां पर रहेगा, क्योंकि किसी भी दिन कोई भी टीम हार सकती है, तो सभी पूरा का पूरा जोर लगा के खेलते हैं, अंतिम ऑल आउट खेलते हैं वहां पर। लेकिन इसका एक यहां पर नुकसान ये होता है कि खिलाड़ियों को अवसर कम मिलते हैं, प्रतिभा दिखाने के कम अवसर, कम या फिर सीमित अवसर। सभी खिलाड़ी खेलते भी नहीं है, और खेल रहे हैं वो भी क्रिएटिविटी नहीं हो सकते, वो भी बहुत ज्यादा प्रयास नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कर सकते कि भाई आप अपने खुलकर खेल रहे हो। आपको जीतने के लिए खेलना पड़ता है, तो आप प्रतिभा दिखाने का आपको बहुत ज्यादा अवसर जो है वो नहीं मिलता, आपको एक सेट फॉर्मेट के अंदर खेलना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि क्या लाभ है क्या हानि है वो आपको नॉकआउट प्रतियोगिता के संबंध में समझ में आ गया है। अब वापस हम यहीं आते हैं, ये उपनाम ध्यान रखना है भाई। अब इसके अंदर कुछ चीजें हम करना देख, क्वेश्चन हम कैसे आएंगे उनके बारे में आप बात करते हैं। यहाँ पर लाभ क्या है, हानि क्या है, इनके बारे में मान लीजिए कि 10 में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 9 क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर न्यूमेरिक जो है वही पूछे जाएंगे, तो उनके बारे में भी हम चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले टीम संख्या, प्रतिभागियों की संख्या जो श्रेष्ठता का निर्धारण करने के लिए आयोजन में भाग लेने के लिए आए हैं, सामान्य रूप से यह संख्या प्रश्न में बताई जाएगी। सामान्य रूप से प्रश्न जब शुरू होगा तो वो यही बताएंगे कि नॉकआउट टूर्नामेंट में 11 टीमें भाग ले रही हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट में 30 टीमें भाग ले रही हैं, तो बताएंगे आपको कि नॉकआउट टूर्नामेंट में कितनी टीमें भाग ले रही हैं, डबल नॉकआउट में कितनी टीमें भाग ले रही हैं, तो वो बताया जाएगा आपको। और अगर ये नहीं बताया जाता है तो पहले हम ये चीजें करेंगे, उसके बाद हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम कितनी टीमें यहां पर भाग ले रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए भाई, एक बार मैं थोड़ा सा यहां पर एक दो चीजें यहां पर करके आपको बताता हूं। नॉकआउट प्रतियोगिता है क्या, कि आपके पास 4 टीमें हैं, 1 2 3 4, 4 टीमें हैं। 4 टीमों के अंदर आपने श्रेष्ठ का निर्धारण करना है, तो इनको आपने आपस में मैच खिलाया, इनको आपस में मैच खिलाया। यहां पर मान लीजिए कि 2 नंबर टीम जो है वो हार गई, और यहां पर 3 नंबर टीम हार गई। यहां पर 3 और 4 आपस में खेले, और विजेता कौन रहा? यहां पर 4 नंबर जो है वो विजेता विजेता रहा। इस तरह से यहाँ पर मैच जो है वो करवाए जाते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास 8 टीमें हैं, तो 8 टीमों के अंदर आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास क्या है, 8 टीमें हैं। 8 टीमों के अंदर आपने इनके मैच करवाने शुरू किए। यहाँ पर आधी टीमें बाहर हो गई, और जो आधी टीमें गई उनका आपस में पुनः मैच करवाया गया। फिर आधी टीमें बाहर हुई, फिर आधी टीमों का आपस में मैच हुआ, और इस तरह से मान लीजिए कि 7 नंबर या कोई भी टीम एक विजेता यहाँ पर निकल आती है। तो इस तरह से हम प्रारूप में इनको बनाते हैं। एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है, अब मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 7 8 लिख दिया, इन टीमों को आप रखते कैसे हैं, कि एक टीम यहाँ पर कैसे आई, 2 यहाँ पर कैसे आई, 3 यहाँ पर कैसे आई। इनको रखने का भी एक क्रम है, इनको रखने का भी एक क्या है, एक क्रम रहेगा। उसी क्रम के अनुसार हम इन टीमों को आमतौर पर रखते हैं। अगर मान लीजिए कि पिछले साल की कोई विजेता नहीं है, कोई नया टूर्नामेंट हो रहा है, तो हम इन टीमों को कैसे रखेंगे, हम लॉटरी पद्धति का उपयोग यहां पर करते हैं। हम यहां पर क्या करेंगे, लॉटरी पद्धति का लॉटरी विधि या फिर लॉटरी पद्धति का उपयोग करेंगे, जब जब अंतिम वर्ष के, जब टूर्नामेंट का पहला आयोजन हो, जब प्रतियोगिता का प्रथम आयोजन हो या
या पिछले संस्करण में अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीमों को अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीमों को सीड न किया जाए। क्या बात यहां पर की जा रही है भाई? अगर मान लीजिए कि हमारे पास पिछले वर्ष के कोई भी ऐसी टीम नहीं है कि जिसको हम सीड करना चाहते हैं। सीड करने का मतलब है कि उनको खास एक स्थान पर रखना। उसको मैं आपको बताता हूं कि खास स्थान पर रखने का मतलब क्या है। हर चीज बताते हुए चलेंगे भाई। थोड़ा सा आप यहां पर जैसे यहां पर मैं जो हमने अब यहाँ पर सीड करने का मतलब क्या है वो देख लीजिए कि आप यहाँ पर हमारे पास 4 टीम आई, 1 2 3 और 4। 4 में से एक टीम ऐसी है कि जो विजेता रही है पिछले साल की, और एक टीम ऐसी है कि जो उप विजेता रही है। दोनों बहुत अच्छी टीमें हैं। अब हम जानते हैं कि भाई दोनों अच्छी टीमें, अगर दोनों को ही हम यहाँ पर पहले एक टीम लॉटरी पत्ती में उपयोग किया और लॉटरी पत्ती से जो दोनों टीमें नहीं आ रही है, वो एक पहले नंबर पर आ गई, दूसरी दूसरे नंबर पर, तीसरी तीसरे नंबर पर, चौथी। तो मजबूत टीमें अगर यहाँ पर आ गई है और कमजोर टीमें यहाँ पर आई है, तो जाहिर सी बात है कि टूर्नामेंट को कौन जीतेगा? एक कमजोर टीम जीतेगी। इन दोनों में से कोई एक टीम यहाँ पर बाहर हो जाएगी और फाइनल एक तरफा हो जाएगा। फाइनल एक तरफा हो जाएगा। तो ये प्रयास किया जाता है कि जो मजबूत टीमें हैं, जो पिछले वर्ष की अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीमें, पूर्व प्रदर्शन के आधार पर या फिर रैंकिंग के आधार पर उनको एक खास जगह दी जाती है, उनको सीड किया जाता है, उनका रोपण किया जाता है। रोपण कैसे किया जाएगा कि जो पहले वर्ष का विजेता है, पिछले वर्ष का विजेता है, या फिर अच्छा प्रदर्शन जिसने पिछले वर्ष किया है, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम इस स्थान के ऊपर रखते हैं। उप विजेता को हम यहां पर रखते हैं। दोनों को दूर दूर रखते हैं। दोनों क्या करेंगे? अधिकतम दूरी पर रखेंगे। अब जब ये मैच खेलना शुरू करेंगे ना, तो पहला मैच किसके साथ होगा? 1 नंबर टीम और 2 नंबर का होगा। और यहां पर मैच किसका होगा? इनका होगा। अगर मान लीजिए कि 1 और 4 अपना मैच जीत गए, तो फाइनल में पुनः ये आमने सामने होंगे। फाइनल से पहले नहीं होंगे। अगर बाई चांस पहले हो जाए तो क्या होगा? ये दोनों में से एक अच्छी टीम जो है वो फाइनल से पहले बाहर हो जाएगी। और फाइनल से पहले बाहर होगी तो फाइनल जो एक तरफा हो जाएगा। आमतौर पर हमारी धारणा क्या रहती है कि फाइनल जो अच्छा मुकाबला होना चाहिए, तो फाइनल अच्छा मुकाबला एक तरफा हो जाएगा। सबको पता होगा, फाइनल के होने से पहले लगभग लोगों को पता होगा कौन सी टीम यहां पर जीतने वाली है। तो रोमांच जो है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए सीड किया जाता है। सीडिंग करना है, सीड करने का मतलब है कि कोई अच्छी टीमों को पूर्व के प्रदर्शन के आधार पर या रैंकिंग के आधार पर एक निश्चित क्रम के अंदर लगाना, या फिर एक खास जगह के ऊपर उनको रखना, दूर दूर रखना, अलग अलग छोर पर रखना, ताकि वो मजबूत टीमें जल्दी नहीं भिड़े। एक बात तो ये, इस तरह से आप प्रतियोगिता इसके अंदर करवाते हैं, टीमों को एक लाइन के अंदर रखते हैं और मैच करवाते हुए चलते हैं। दूसरी चीज यहां पर देखिए भाई, अगर मान लीजिए कि मेरे पास 4 टीमें हैं, एक टीम, 2 टीम, 3 4, इनके मैच कैसे होंगे? इन दोनों के आपस में मैच, ये मैच, ये मैच और ये मैच। टूर्नामेंट मेरा बन गया। यहां पर मान लीजिए कि मेरे पास 4 टीमें हैं। अगर मान लीजिए कि मेरे पास 5 टीम आ जाती है, तो मैं क्या करूंगा? 1 टीम, 2 टीम, 3 टीम, 4 टीम और 5 टीम। अब 5 टीम के अंदर दिक्कत आएगी एक, और दिक्कत क्या आएगी कि मैं इनके मैच कैसे करवाऊं। अगर मान लीजिए कि मैं कहूं कि पहले इन दोनों का मैच इस तरह करवा देता हूं, इस तरह करवा देता हूं, इसको मैं खाली छोड़ दूंगा, उसके बाद यहां से जो विजेता है उसका मैच इसके साथ करवा दूंगा और फाइनल की विजेता इसका करवा दूंगा। लेकिन ये एक पारदर्शी तरीका नहीं है। पारदर्शी तरीका क्यों नहीं है? जब इन दोनों के मैच हो रहे हैं तो 5 नंबर कहेगा मुझे अपना पहला मैच खेलना है, मैं पहला मैच खेलना चाहता हूं ताकि मुझे जो कंडीशन उनका अभ्यस्त हो जाऊं मैं। जब यहां पर मान लीजिए कि ये मान भी गया ये काम, ठीक है कि मैं सीधा जाके मैं सेमीफाइनल में खेलूंगा। जब आप इनके साथ मैच करवाओगे और वहां पर आओगे, तो ये यहाँ पर जो 4 नंबर टीम आगे जीतती हुई आ रही है, ये कहेगी कि मैंने यहाँ पर पहुंचने के लिए 2 मैच खेले, मैं ज्यादा थका हुआ हूं, और ये 1 मैच खेले हुए हैं, तो ये पारदर्शी तरीका नहीं है। तो इस एक कारण को पारदर्शी करने के लिए कि किसी भी टीम को फायदा ना हो, किसी भी टीम को नुकसान ना हो, हम एक व्यवस्था का निर्माण करते हैं, जिसका मतलब है बाई, या फिर टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक ठीक ऑर्गेनाइज करने के लिए हम एक व्यवस्था बनाते हैं, जिसका मतलब है बाई, जिसको हम क्या कहते हैं? बाई कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? बाई कहते हैं। बाई का मतलब ये है कि टूर्नामेंट को पावर ऑफ 2 में लेके आना। अब मान लीजिए कि मेरे पास 6 टीमें हैं। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर ये ओड नंबर की टीम है, इसलिए यहाँ पर दिक्कत आई। अगर मान लीजिए कि मेरे पास 6 टीम हो, 1 2 3 4 5 6, अब
प्रारंभिक रूप में तो यहाँ पर जोड़े बन जाएंगे मैच खेलने के लिए, यहाँ पर भी जोड़ा बन गया, लेकिन फिर यही दिक्कत आ जाएगी, ये टीम किसके साथ खेलेगी, ये टीम जो है वो किसके साथ खेलेगी। इस समस्या का समाधान एक ही तरीके से हो सकता है, और वो तरीका क्या है, बाई देकर। वो तरीका क्या है, बाई देकर। प्रतियोगिता जो है उसको व्यवस्थित करने के लिए हमें उसको पावर ऑफ 2 में करना पड़ता है। प्रतियोगिता प्रतियोगिता को पावर ऑफ 2 में करने का तरीका है, पावर ऑफ 2 में लाने का तरीका, लाने की विधि है। जब तक पावर ऑफ 2 में प्रतियोगिता नहीं आएगी तब तक प्रतियोगिता जो है वो ठीक से फॉर्मेट आप नहीं बना पाएंगे। पावर ऑफ 2 क्या है, पावर ऑफ 2 क्या है, 2 4 8 16 32 64 128, ये पावर ऑफ 2 है। या फिर इसको मैं यहां पर दर्शाता हूं कि पावर ऑफ 2 क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं पावर ऑफ 2 क्या है, 2, जैसे ये कैसे निकला, 2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 से, ये 2 2 2, ये क्या हो जाएंगे, 8 आ जाएगा। 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 16 आ जाएगा। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 64 32 आ जाएगा। 6 बार करूंगा 64, 7 बार 128। ये पावर ऑफ 2 है। टूर्नामेंट के अंदर व्यवस्थित तभी होगा जब टूर्नामेंट पावर ऑफ 2 के अंदर है। आप अभ्यास करके अपनी कॉपी के अंदर देख लीजिए, अगर पावर ऑफ 2 के अंदर नहीं है तो आप टूर्नामेंट का एक निश्चित फॉर्मेट नहीं बना सकेंगे, किसी ना किसी राउंड में आकर आपको दिक्कत आ जाएगी। 7 के अंदर ही दिक्कत आएगी। जैसे मान लीजिए कि अगला हमारे पास 8 आता है, तो 8 को पावर ऑफ 2 में कैसे करेंगे, 3 4 5 6 7 8, ये क्योंकि पावर ऑफ 2 के अंदर है ऑलरेडी, तो हम यहां पर क्या करेंगे, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी दौर के अंदर हमें दिक्कत नहीं आ रही है। अब इनको पावर ऑफ 2 में करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बाई देनी पड़ती है। हमें क्या करना पड़ता है, बाई देनी पड़ती है। समझना थोड़ा सा, बाई देने का तरीका क्या है कि हमारे पास ये पावर ऑफ 2 है, जितने भी हमारे पास टीम संख्या रहेगी उस टीम संख्या को हम क्या कर देंगे, माइनस कर। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 5 टीमें खेलने के लिए आई, 5 टीम न तो 4 है न 8 है, यानी कि 4 से ये बड़ा है और 8 से ये छोटा है। तो हमें क्या करना होगा कि कितनी बाई हम देंगे इसमें, हम अगली बड़ी पावर ऑफ 2 में से टीम संख्या को माइनस कर देंगे। अगली बड़ी पावर ऑफ 2 8 है, टीम संख्या क्या है 5, तो 5 माइनस 8 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा 3। यानी कि हमें इस टूर्नामेंट को बनाने के लिए 3 और टीम चाहिए। हमें क्या चाहिए, 3 और टीम चाहिए। 3 और टीम ऐसे तो मिलेगी नहीं, तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि हम झूठ की टीम बना लेते हैं। एकदम मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि हम झूठी मूठी टीम बना लेते हैं। कैसे कि हम कह देते हैं कि 5 नंबर की टीम है, इसको हम बाई नंबर 1 दे देते हैं, इसको हम बाई नंबर 2 दे देते हैं और इसको हम बाई नंबर 3 दे देते हैं। हमने 3 झूठी टीमें बना ली। 3 झूठी टीमें यानी कि 5 नंबर टीम का मैच बाई नंबर 1 के साथ, 4 का बाई नंबर 3 के साथ, इसका बाई नंबर 2 के साथ। तो हमारे पास टीम कितनी होगी, 5 और 3 8 टीमें हमारे पास होगी। पावर ऑफ 2 में हमारा टूर्नामेंट आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस टीम को बाई मिलती है उसका हम पहले राउंड में मैच नहीं करवाते। पहले राउंड में इनका मैच हुआ, हमने ये तय कर लिया कि हमारे पास 8 टीमें थी, 8 टीमों में से 5 नंबर टीम, 4 नंबर टीम और एक नंबर टीम जीत गई। हमने एज्यूम ही कर लिया ये कि सीधी अगले राउंड में चली गई, ये एक डमी कैंडिडेट को हराकर अगले टीम में चली गई। अगले राउंड में जाने के बाद हमारे पास ये मैच खेले जाएंगे और ये मैच खेले जाएंगे। अब आप कह सकते हो कि भाई यहां पर पुनः 2 या फिर 3 में से जो आगे बढ़कर आया है वो भी इस चीज को आरोप लगा सकता है कि भाई मैं ज्यादा मैच खेल के आ रहा हूं और ये व्यक्ति यहां पर कम मैच खेल के आ रहा है। तो ये क्यों यहां पर किया जा रहा है, तो यहां पर हम ये जो 22 देते हैं उसका भी एक खास क्रम रहेगा, उसका भी क्या रहेगा, एक खास क्रम रहेगा या निर्धारित किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 10 टीम आती है, हमारे पास 10 टीमें आती हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर टीम हमारे पास आती है। पिछले वर्ष का जो विजेता है उसको हम यहां रखेंगे, पिछले वर्ष का उप विजेता जो है उसको हम यहां रखेंगे, पिछले वर्ष के उप विजेता को हम यहां रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमें बाई कितनी देनी है, क्योंकि हमारे पास टीम 10 है और बाई हम कैसे देंगे, बाई देने के लिए हमें टूर्नामेंट को पावर ऑफ 2 में करना पड़ेगा। पावर ऑफ 2 क्या है, 2 4 8 16 32। अगर हम 10 को देखें तो 10 8 से तो बड़ा है लेकिन 16 से क्या है, छोटा है। तो जो अगला बड़ा पावर ऑफ 2 है उसके ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित कर लेंगे। तो हमारे पास 16 है, तो बाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कितनी बाई दी जाएगी, 16 माइनस 10,
बाई हम कितने देंगे, 6 बाई हम देने वाले हैं। 6 बाई जब हम देंगे तो पहला अधिकार हमेशा किसका रहेगा, पहला अधिकार बिल्कुल नीचे की टीम का पहला बाई का अधिकार रहेगा। अंतिम जो टीम है, क्यों, ये विजेता है, हम अगर किसी टीम को एडवांटेज देना चाहेंगे तो वो विजेता टीम को एडवांटेज देना चाहेंगे, तो हम यहां पर पहली बाई हमेशा विजेता को मिलेगी पिछले वर्ष के, जिसको हमने सीड की है। और अगर हमारे पास विजेता नहीं है, बाई चांस मान पहला संस्करण हो रहा है, तो इन दोनों को हटाएंगे और हम लॉटरी पद्धति से निकालेंगे। भाई टीम निकाली, जैसे कोई 10 देश है, हमने टीम निकाली ब्राजील, ब्राजील को हम 1 नंबर पर रख देंगे। दूसरी जर्मनी, जर्मनी को 2 नंबर पर, इंडिया 3 नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया 4 नंबर पर। इस तरह से पर्चियां निकाल निकाल कर हम 10 के क्रम को निर्धारित कर लेंगे। और उसके बाद बाई पहली इसको जाएगी, दूसरी बाई किसको जाएगी, उपविजेता को जाएगी, बाई नंबर 2। उसी तरह से फिर यही क्रम बार बार चलता रहेगा, बाई नंबर 3, बाई नंबर 4, बाई नंबर 5, बाई नंबर 6। 6 बाई दी तो 10 हमारे पास टीम थी, 6 बाई यानी कि हमारा पावर ऑफ 2 कितना हो गया, 16 हो गया। ये डमी टीम है एक तरह से, बाई बाई क्या है, एक तरह से डमी टीम है जो हमें पावर ऑफ 2 में करने के लिए प्रतियोगिता को आवश्यकता होती है। उसके बाद हम यहाँ पर इनके मैच करवाने शुरू करेंगे। तो पहले राउंड में ये 2 मैच, अगले राउंड, पहले राउंड में ये 2 मैच होंगे हमारे, फिर अगले राउंड में ये मैच होगा, ये मैच, ये मैच और ये मैच, अगले राउंड में ये मैच, ये मैच और ये मैच। कोई यहां पर एक विजेता, कोई भी आप मान सकते, कोई एक विजेता बनकर आगे टीम विजेता रह जाती है। इस तरह से बाई जो है वो दी जाती है, इस तरह से बाई दी जाती है। अगर केवल एक ही बाई है, 15 हमारे पास टीम है, तो क्या करेंगे, और हमें कोई ब्रैकेट नहीं बनाने हैं। अगर 15 हमारे पास टीम है, अगर 15 हमारे पास टीम है और फिर यही हमारे पास पिछले साल का विजेता भी है और उपविजेता भी है, पिछले साल का विजेता और पिछले साल का उपविजेता भी हमारे पास, तो अब हमें बाई कितनी देनी है, अगली बड़ी पावर ऑफ 2 क्या है, 16 है, 16 माइनस 15 एक बाई हमें देनी है। उस बाई के ऊपर अधिकार किसका रहेगा, लास्ट टीम का अधिकार रहेगा। और फिर हम बाकी बची हुई टीम है उनके मैच करवाने शुरू करेंगे। राउंड नंबर 1 में 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच, 5 मैच, 6 मैच, 7 मैच, ये राउंड नंबर 1 के मैच होंगे। अगले राउंड के हमारे ये मैच रहेंगे, फिर अगले राउंड के हमारे मैच कितने रहेंगे, ये मैच रहेंगे, और अगले राउंड के हमारे जो मैच रहेंगे वो फाइनल मैच हमारा ये रहेगा। और यहां पर हमें नवीन विजेता जो है वो कोई मिल जाएगा। इस तरह से हम मैचेस को निकालते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए वापस पीछे की तरफ लौट कर चलता हूं भाई, मैं जहां से हमने आज शुरुआत किया था। अब यहां पर वापस आते हैं, क्योंकि यहां पर एक चीज जो है वो लिखी हुई नहीं थी, इसलिए मैं आपको थोड़ा आगे लेकर गया, बेसिक चीज आपको बताकर वापस लेकर आ रहा हूं। अब देखिए हमारे पास टीम संख्या आमतौर पर आपको बताई जाएगी। उसके बाद जब टीम सम संख्या में इवन में हो तो ऊपरी अर्ध या फिर अपर हाफ या निचले अर्ध लोअर हाफ में कितनी टीमों को रखा जाएगा, सूत्र क्या है। और जब टीम विषम संख्या में हो तो क्या क्या किया जाएगा। अब ये भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा आगे जाकर, जहां से हमने बात को अपना खत्म किया था। देखिए अभी तक हम क्या करते, सीधी टीमों को रखा और सीधा हमने बांटना शुरू किया। एक परिस्थिति ऐसी भी होती है कि जहां पर हम टीमों को बेहतर मैनेज करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि 10-12 टीमें हमारे पास हैं, 12 टीम है हमारे पास, 12 टीम है, तो हम चाहते हैं कि टूर्नामेंट बढ़िया ऑर्गेनाइज हो, मैनेज हम इसको ठीक से कर सकें, तो हम इसको 2 अर्ध में बांट देते हैं या फिर 2 इक्वल हाफ्स में बांट देते हैं। क्योंकि हमारे पास 12 टीमें हैं तो सूत्र हम यहां पर क्या उपयोग करेंगे, नंबर ऑफ टीम बटा 2। हमारे पास टीम कितनी है, 12 बटा 2, तो ऊपर और निचले के अर्ध के अंदर हम 6 टीमों को रखेंगे। तो यहां पर मैं एक लाइन लगा देता हूं कि 6 टीम अपर हाफ और 6 टीमें लोअर हाफ में हो जाती हैं, 6 टीमें लोअर हाफ में हो जाती हैं। अब हमें बाई कितनी देनी है, बाई वही हम दोबारा नियम लगाएंगे, 2, 4, 8, 16, 32 का नियम लगाएंगे, आगे चलता रहेगा। हमारे पास टीम कितनी है, 12, तो नंबर ऑफ टीम 12 है, तो 16 माइनस नेक्स्ट बड़ी पावर ऑफ 2 को 12 से माइनस करेंगे, हमें 4 बाई देनी है। अब देखना यहां पर क्या होगा, विजेता को पुनः यहां रखा जाएगा। अब एक छोटी सी बात यहां पर देखना, 1 नंबर टीम विजेता हमेशा कहां रहेगा, पिछले साल का यहां रहेगा, उप विजेता यहां रहेगा। अब अगर हमारे पास 3rd और 4th पोजीशन भी है तो वो कहां रहेंगे, 3rd पोजीशन को यहां रखेंगे और 4th को हम यहां रखेंगे।
ये भी ध्यान रखना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब ये क्यों होगा? जब हम 4 बाईज इनको बांटेंगे तो इनकी वरीयता क्या रहेगी? बाई नंबर 1 इसको मिलेगी, बाई नंबर 2 इसको मिलेगी, बाई नंबर 3 इसको मिलेगी तीसरे नंबर को, और बाई नंबर 4 इसको मिलेगी। सभी टीमों को इक्वल दूरी के ऊपर रखा गया है। अगर पांचवी बाई भी हमारे पास होती, 11 टीम होती, तो पांचवी बाई इसको मिलती, छठी इसको मिलती, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, इस तरह से यही क्रम बार बार चलता रहता। यानी कि बाई हमेशा निचले अर्ध की अंतिम टीम को पहली बाई, दूसरी बाई ऊपर के अर्ध की पहली टीम को मिलेगी, तीसरी बाई वरीयता के अनुसार निचले अर्ध की पहली टीम को मिलेगी, चौथी बाई ऊपर के अर्ध की अंतिम टीम को मिलेगी। यह क्रम चलेगा। उसके बाद अगर हम यहां पर मैच करना शुरू करेंगे, तो पहले राउंड में ऊपर के अर्ध में ये मैच होंगे, और दूसरे राउंड के अंदर जो बाई मिली हुई टीम है वो अब यहां पर अगले राउंड से खेलना शुरू कर देंगी। अब यहां पर ये टूर्नामेंट के अंदर मैच खेलना शुरू कर दिया। और एक बात ये भी ध्यान रखना, ये जो अर्ध है ना, ये अलग अलग रहेंगे। ये क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। ये फाइनल से पहले नहीं भिड़ेंगे। ये कहां पर जाकर बढ़ेंगे? ऊपरी अर्ध की विजेता टीम और निचले अर्ध की विजेता टीम, यानी कि उस अर्ध के अंदर जो एक टीम बची हुई वो फाइनल में ही भिड़ेंगी, उससे पहले ये आपस में नहीं भिड़ेंगे। अब यहां पर ये मैच हुआ, और फिर यहां पर हम इस अर्ध के अंदर केवल एक टीम यहां पर बची हुई है। मान लीजिए कि 2 नंबर टीम यहां पर बची हुई है और यहां पर 10 नंबर टीम बची हुई है, तो ये कहां पर भिड़ेंगे? अब फाइनल के अंदर भिड़ेंगे। ये फाइनल में जाकर भिड़ेंगे। इस तरह से ये प्रतियोगिता बनाई जाएगी। ऊपरी और निचले अर्ध के अंदर इस तरह से टीमों को रखा जाएगा। अब जो फॉर्मूला दूसरा है कि अगर हमारे पास टीम कितनी है? 11 टीम है मान लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 टीम हमारे पास प्रतियोगिता में है। इन 11 टीमों को बंटवारा करना है कि ऊपरी अर्ध में कितनी रखें और निचले अर्ध में कितनी रखें। क्योंकि भाई पिछले तो हमने क्या किया, 12 टीमें थी हमारे पास, 10 टीमें थी, 5 ऊपर रख दी, 5 नीचे रख दी, 6 ऊपर 6 नीचे, बराबर है। अब यहां पर हमारे पास 11 टीमें हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 5.5 ऊपर 5.5 नीचे, टीम तो पूरी की पूरी एक साथ रहेगी। तो ऊपर कितनी टीमें हो और नीचे कितनी टीमें हो, तो उसके लिए हमें यहां पर क्या करना होगा? उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है कि ऊपरी अर्ध में नंबर ऑफ टीम्स +1/2, और निचले अर्ध के लिए हमें यहां पर क्या करना होगा? नंबर ऑफ टीम -1/2। हमारे पास टीम कितनी है? 11, 11 + 1/2, तो 12/6, यहां 12/2 6 आ जाएगा। और यहां पर 11 को हमने क्या कर दिया? 11 - 1/2, यहां पर क्या आएगा? 10 आएगा। 10 का यहां पर 5 आएगा। तो 6 टीमें ऊपर रखेंगे और 5 टीम क्या रखेंगे? नीचे रखेंगे। 6 टीम, तो 6 टीम ऊपर, 1 2 3 4 5, 5 टीम नीचे। इसका एक सीधा सीधा नियम रखना कि जब जब इसको मैं अगर समराइज करूं, तो मैं यहां पर समराइज करने के लिए यहां पर क्या लिख सकता हूं एक नियम के रूप में, कि जब टीम विषम है, जब टीम संख्या विषम या फिर ओड है, तो निचले अर्ध या फिर हाफ में निचले अर्ध हाफ में एक टीम कम व ऊपरी अर्ध में, ऊपरी अर्ध या फिर हाफ में एक टीम ज्यादा रखी जाएगी। और इसका फॉर्मूला क्या था वो मैं दोबारा यहां पर नोट डाउन कर देता हूं भाई। n-1/2, तो यहां पर 11 - 1/2, तो ये 10/2, और यहां पर लोअर हाफ के अंदर इतनी टीम। ये अपर हाफ की बात हो रही है यहां पर, और ये लोअर हाफ की यहां पर बात हो रही है। फिर पुनः हम अब बाई कितनी देंगे? यहां पर बाई के लिए हम 2 4 8 16, सेम यहां पर पावर ऑफ 2 को हम यहां पर देखेंगे, तो हमारे पास जो संख्या 11 है, 8 से ये बड़ी है, 16 से ये छोटी है, तो हम यहां पर 16 - 11 करेंगे, तो यहां पर आपके पास संख्या कितनी आएगी? 5 आपके पास क्या आएगी? संख्या आएगी। ठीक है, 5 आपके पास क्या आएगी? संख्या आएगी।
अब बाई आपके पास 5 है, बाई का बंटवारा कैसे करेंगे आप? बाई का बंटवारा भी आपने करना है, तो ये जो नियम लिखा है ना, इसका बिल्कुल उल्टा नियम यहां पर होगा। अब आप बाई को बांटने के लिए पिछले तो आपने इसमें तो क्या किया भाई, यहां पर आपके पास टीम 6 थी, 6 को ऊपर 6 को नीचे, बाई आपके पास 4 है, तो 2 को ऊपर 2 को नीचे, सिंपल सी बात। यहां पर इसमें भी पंगा पड़ रहा है, इसमें पंगा पड़ रहा है, तो यहां पर आप क्या करोगे? अब बाई टीमों को बांटने के लिए आपने नुकसान किसको पहुंचाया? निचले अर्ध को। निचले अर्ध को बोला कि भाई एक टीम ऊपर हाफ को ज्यादा दे दीजिए, दिक्कत नहीं होगी। तो हमने यहां पर एक टीम को ज्यादा दे दिया, लेकिन जब बाई का बंटवारा करेंगे ना, तो इसका हम फेवर ले लेंगे, फिर हम फायदा किसको पहुंचा देंगे? निचले अर्ध को। जैसे हम यहां पर अब क्या करेंगे, बाई के बंटवारे में बाई की संख्या विषम या फिर ओड होने पर निचले अर्ध में एक बाई अतिरिक्त दी जाएगी, एक बाई अतिरिक्त दी जाएगी। एक बाई अतिरिक्त दी जाएगी, और ऊपर का जो है उसमें एक कम दी जाएगी, ये समझ लेना भाई आपस में। जैसे 5 है, तो 5 में से फॉर्मूला यहां पर क्या लेगा? नंबर ऑफ बाईस माइनस 1/2, तो 5 माइनस 1/2, यहां पर 6 4 4, यहां पर 2 बाई ऊपर देंगे, और नीचे हम कितने बाई देंगे? नंबर ऑफ बाई प्लस 1 और यहां पर 2। नंबर ऑफ बाई कितनी हमारे पास? 5 प्लस 1/2, तो यहां पर 6/2, और यहां पर उत्तर क्या आ जाएगा? 3। 3 बाई हम नीचे देंगे, 2 बाई हम ऊपर देंगे, और यहां पर हम बाई को बंटवारा शुरू करते हैं। विजेता को पहली बाई, बाई नंबर 1, यहां पर बाई नंबर 2, बाई नंबर 3, बाई नंबर 4, और पांचवी बाई सेम क्रम यहां पर वापस चलेगा। पांचवी बाई 10 नंबर टीम को मिल जाएगी भाई। उसके बाद हम मैच करवाने शुरू करते हैं। पहले राउंड में ये मैच और ये मैच। अगले राउंड के अंदर हमारे जो मैच होंगे, अगले राउंड में ये खेलना शुरू करेंगे, ये मैच होगा। उसके बाद अगले राउंड में यहां पर हमें विजेता मिलेगा भाई, यहां पर हमें विजेता मिलेगा। इस तरह से आपको ये सॉल्व करने हैं। तो बेसिक चीज ये जो हमने दोनों सम और विषम को यहां पर करके देखा, तो यहां पर क्या हमें बात पता लगी? हमें ये बात पता लगी भाई, टीम संख्या प्रतिभागियों की संख्या ये हमें दी हुई मिलेगी। जब टीम संख्या सम हो, इवन हो, 6 हो, 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो, कितनी भी टीम हो, तो उनको 2 अगर इक्वल हाफ से बांटना है तो हम बराबर बराबर बांट सकते हैं भाई। अगर 6 टीम है तो 3 3 बन सकती है, 12 है तो 6 6 हो सकते हैं, 18 है तो 9 9 हो सकते हैं। हम बांटते क्यों हैं? सिर्फ ऑर्गेनाइज अच्छा करने के लिए, सिर्फ ऑर्गेनाइज अच्छा करने के लिए। या फिर 4 टीमें अगर हमारे पास है, विजेता, उपविजेता, तृतीय स्थान और चौथे स्थान की टीम है, तो उनको एक क्रम में रखने के लिए भी हम 2 इक्वल हाफ्स बनाते हैं, ताकि हम चारों टीमों को सीड कर सके, चारों टीमों को स्थान के ऊपर रख सके। तो उस कारण भी ये होता है। ऊपरी अर्ध, अपर हाफ और निचले हाफ, लोअर हाफ में कितनी टीमें रखा जाएगा? जब जानने का सूत्र n/2, n मतलब टीम और बटा 2, आदि आदि अपने आप यहां पर हो जाएगी। अगर टीम संख्या विषम या फिर ओड हो, टीम संख्या विषम या फिर ओड हो, तो ऊपरी अर्ध में n+1/2, n+1, 11 + 1/2, तो 12 हुए, और 12 होके आधा करेंगे तो 6 आ जाएंगे। और यहां पर n-1, 11 - 1 10/2, 5, तो 6 और 5 इस तरह से यहां पर बंटवारा कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़े फिर। उसके बाद यहां पर क्या बात कही जा रही है? फिर है राउंड संख्या। फिर अगली बात है राउंड संख्या। राउंड संख्या, राउंड क्या है भाई? किसी प्रतियोगिता में कितने राउंड दौड़ के मैच खेले जाएंगे, खेलने के बाद विजेता मिलेगा, इसका निर्धारण टीम संख्या से होती है। टीम संख्या जिस भी पावर ऑफ 2 के बराबर होगी, अथवा अगले पावर ऑफ 2 के बराबर राउंड खेलने होंगे। पावर ऑफ 2 क्या होता है? ये अभी मैंने बताया कि 2 को एक बार मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 बार, 2 को 3 बार, 2 को 4 बार, तो ये योग इसका आएगा। तो पावर ऑफ 2 में ये आपको प्रतियोगिता रखनी पड़ती है। जैसे अगर किसी नॉकआउट प्रतियोगिता में 55 टीमें हैं, तो वह 2 पावर ऑफ 2, पांचवी जो है से बड़ी संख्या है, परंतु 6 से छोटी संख्या है, इसलिए राउंड संख्या 6 होगी। ये भी मैं आपको बता देता हूं कि राउंड का निर्धारण कैसे किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 टीम है, टीम नंबर 1 और टीम नंबर 2। अब पहले तो आप यहां पर ये
पावर ऑफ 2 को यहाँ पर, ये हमेशा याद रखना, ये पहाड़ा याद रखना, एक तो सिंपल सा है, ज्यादा इतना कोई मुश्किल नहीं है। 2 मल्टीप्लाई करते रहेंगे, दुगना करते रहेंगे, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, 32 का दुगना 64, 64 का दुगना 128, 128 का दुगना 256। इस तरह से ये आगे की तरफ चलता रहेगा, दुगने होते रहेंगे पावर ऑफ 2 में। ये पावर ऑफ 2 कितना है? 1 2 3 4। अब 4 कैसे है? 4 इस तरह से है कि 2 को हम 4 बार क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये कितना आएगा? 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4 हुआ। 4 इंटू 2 8 हुआ। 8 इंटू 2 16 हुआ। इसी तरह से अगर 64 को देखना है तो 64 कितना पावर ऑफ 2 है? 1 2 3 4 5 6। अगर हम 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। जैसे यहां पर आप देखेंगे 2 इंटू 2 4 हुआ। 4 इंटू 2 8 हुआ। 8 इंटू 2 16 हुआ। 16 इंटू 2 32 हुआ। 32 इंटू 2 64 हुआ। तो इस तरह से ये पावर ऑफ 2 जो है वो निर्धारित किए जाते हैं। अब यहां पर देखिए आप, अब यहां पर देखिए 1 और 2 टीमें हैं, तो 2 टीम बराबर किसकी है? 2 के। पावर ऑफ 2 कितना? 1, यानी कि एक मैच में आपको विजेता मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास टीम हो 10, 7 टीम हो आपके पास, 1 2 3 4 5 6 और 7 टीम है। अब 7 टीम को अगर फाइंड आउट करना है तो कितने राउंड खेले जाएंगे? तो एक तो सामान्य तरीका है कि आप यहां पर देख लेंगे भाई 7 कहां पर आ रहा है। 7 इससे छोटा है तो इसको तो हम हटा दीजिए। किससे वो छोटा है? इससे 4 से बड़ा है और 8 से वो छोटा है, तो हम किसके पास जाएंगे? 8 के पास जाएंगे। 8 कितने पावर ऑफ 2 के पास? 3। तो राउंड कितने होंगे इस प्रतियोगिता में? 3 राउंड होंगे। राउंड कौन से होंगे? देखिए भाई, अब यहाँ पर 7 टीम है तो एक टीम को हम क्या देंगे? बाई देंगे। अन्य जो टीमें हैं उनके साथ हम मैच खेलना शुरू करेंगे। पहले राउंड के अंदर ये मैच हो रहे हैं सारे के सारे, ये राउंड नंबर 1 हुआ, ये मैच हुए। अब यहां से कुछ टीमें हारी, कुछ टीमें जीती और अगले राउंड के अंदर ये मैच हो रहे हैं। ये राउंड नंबर 2 हुआ। इसके बाद एक टीम यहां से आ गई, एक टीम यहां से आ गई और इनके बीच में यहां पर मैच हुआ, तो यहां पर आपको विजेता मिल जाएगा। यह राउंड नंबर 3 हुआ, यानी कि तीसरे राउंड के खत्म होने पर आपको विजेता मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि मेरे पास 21 टीम है, अगर मेरे पास 21 टीम है तो हम कैसे करेंगे? 21 टीम का मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं। 21 टीम में पावर ऑफ 2 का बता देते हैं। अब 21 टीम के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21, ये मेरे पास टीम है। 21 टीमों को अगर मैं 2 अर्ध में बांटना शुरू करूं, 2 अर्ध में बांटना चाहूं तो 2 अर्ध में मैं कैसे बांट सकता हूं भाई? 21 में 21 प्लस 1 22, 22 को आधा करूं तो 11 हो जाएगा। तो 11 टीमें ऊपर के अर्ध में, बाकी नीचे के अर्ध में। तो यहाँ पर 11 टीम है और यहाँ पर 10 टीम हो जाएगी। सेम हम जो अभी विषम संख्या में देख कर रहे हैं वो सेम यहाँ पर फॉलो करेंगे। उसके बाद बाई कितने देंगे? बाई देने के लिए हम यहाँ से अगले बड़े पावर, क्योंकि 16 तो छोटा रह जाएगा, अगला बड़ा पावर ऑफ 2 क्या 32 है, तो 32 माइनस 21 करेंगे तो हमारे पास 11 बाई हमें देनी पड़ेगी। 11 बाई को हम कैसे देंगे भाई? 11 बाई देने का हमारे पास सूत्र क्या रहेगा? किस तरह से 11 बाई का बंटवारा होगा? तो हम 1 नंबर बाई, 2 नंबर बाई, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर। अब 22 को भी देखेंगे, अगर सही क्रम से बटी हुई है तो निचले अर्ध में 1 बाई हमेशा ज्यादा आएगी। 3 यहां हुई, 3 यहां हुई, 6 और ऊपर कितनी है? 5 बाई। निचले अर्ध में, ऊपरी अर्ध में एक टीम ज्यादा होगी और निचले के अर्ध में एक बाई ज्यादा हो जाती है। राउंड का हम खत्म करके भाई क्लास को वाइंड अप करते हैं, थोड़ी सी बड़ी होने जा रही है क्लास। चलिए अब हम यहाँ पर मैच करवाने शुरू करते हैं। पहले राउंड के अंदर ये मैच हुए हमारे, ये हमारा राउंड नंबर 1 हुआ। अगले राउंड को अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगले राउंड में ये मैच होना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। ये राउंड नंबर 2 हुआ। अगले राउंड की अगर हम बात करें, ये राउंड नंबर 3 हुआ हमारा। अगले राउंड में हम, ये राउंड नंबर 4 हुआ और फिर अगले राउंड में ये राउंड नंबर 5 हुआ, जहां पर हमें विजेता मिलेगा। ये राउंड नंबर क्या हुआ? 5 हुआ। या तो मैं ये पूरा का पूरा बनाकर देखूं भाई, या तो मैं ये पूरा का पूरा
बनाकर देखूं, या मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मेरे पास टीम कितनी है 21 है, तो यहाँ पर चला नहीं मैच नहीं होगा, यहाँ नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है, यहाँ पर हमारा राउंड सही बैठ रहा है। तो 1 2 3 4 5, तो हम 5 इस तरह भी निकाल सकते हैं और 5 इस तरह भी निकाल सकते हैं, ये सिंपल सा तरीका है। तो इस तरह से मैच निकाले जा सकते हैं। अब अगर मुझे कोई बताए कि हम 110 टीमें आ रही हैं, कितने राउंड में मैच होंगे, तो 110 टीमें आ रही है, तो देख लो यहाँ पर 110 कहाँ पर आ रहा है, 64 से बड़ा है और 28 से छोटा है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 राउंड खेले जाएंगे। बस सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी कहानी है यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आपने क्या देना है भाई, अगर आपको कोई बता दे 256 का डबल क्या होगा, 512, 256 का डबल क्या होगा भाई 512। अगर आपको कोई बोल दे कि 410 टीमें आ रही है, कितने राउंड होंगे, तो क्या बड़ी बात है, 9 राउंड, बस इतनी सी कहानी है। क्या देखना है आपको कि जो आपकी टीम है, जैसे मान लीजिए कि अगर सेम 32 टीम है तो राउंड कितने होंगे, 5 होंगे। अगर बराबर है तो वही संख्या रहेगी। अगर टीम पावर ऑफ टीम के पावर ऑफ 2 के बराबर नहीं है तो हम अगले पावर ऑफ 2 के पास चले जाएंगे। इतनी सी बात आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। आज की क्लास में प्रतियोगिताएं क्या होती है, प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है, नॉकआउट प्रतियोगिता के नाम क्या है, नॉकआउट प्रतियोगिता के लाभ क्या है, हानि क्या है, ये हमने देखे। उसके बाद नंबर ऑफ टीम्स आपको दिए होंगे। आप प्रतियोगिता में मैच कैसे करवाएंगे, बाई क्या होता है, बाई का बंटवारा किस तरह से किया जाएगा, हाफ में बंटवारा कैसे किया जाएगा और राउंड कैसे निकाले जाएंगे, ये तमाम चीजें आज की क्लास में हमने पढ़ी हैं भाई। आशा करता हूं कि आपको चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। जल्दी हम लाइव क्लास भी लेंगे, उसके में आपके कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं भाई। इनको अगर वीडियो कोई पहली बार अगर चीज़ों को देख रहा है, नहीं समझ में आ रही, तो एक बार वीडियो को और देख लीजिए। कुछ अभ्यास, जैसे मैंने अभ्यास करके बताया आपको, वैसे आप कुछ संख्याओं का 20 22 25 30 तक की जो संख्याएं हैं उनका अभ्यास करके देखिए। 22 को कैसे बांटेंगे, क्या पावर ऑफ 2 में आपको विजेता तक कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, आपका सीक्वेंस बढ़िया बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। थोड़ा अभ्यास अपनी ओर से आप जरूर करना, अभ्यास आप करोगे तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी भाई। चलिए इसी के साथ कक्षा को हम वाइंड अप करते हैं। सभी साथियों कक्षा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।